कास्ट सेंसस के बारे में भारत सरकार ने जो फैसला लिया है उसके बारे में चर्चा है। सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बना हुआ है वह कास्ट सेंसस का है। हम सब जानते हैं कि कास्ट सेंसस का मुद्दा पिछले कई दशकों से चल रहा था, लेकिन 4 वर्षों से जिस प्रभावी तरीके से, जिस आक्रामक तरीके से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया, उसके चलते देश की लगभग सभी पार्टियां असहज हो गई। जो जातीय जनगणना के समर्थक दल थे उनके सामने भी चुनौती थी। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। वे जल्दी से जल्दी इस विषय में कोई कार्रवाई करें, कोई निर्णय लें। और जो जातीय जनगणना के विरोधी दल थे उनके सामने भी कड़ी चुनौती थी कि अगर राहुल गांधी इसी तरह से इस मुद्दे को उठाते रहे और यह मुद्दा अगर 2029 के चुनाव तक बना रहा, आम चुनाव तक लोकसभा के, तो इसका राजनीतिक लाभ शायद कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी को मिले। और राहुल गांधी अति दलित, अति पिछड़े और अदर बैकवर्ड्स और दलितों को लामबंद करने में, उनको मोबिलाइज करने में, उनको कंसोलिडेट करने में कामयाब हो जाए। शायद यही कारण है कि शुरुआती दौर में टाल मटोल करने के बाद, आनाकानी करने के बाद फाइनली भारत की सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। हमारे देश में जनगणना का काम कोविड के वजह से वैसे भी पिछले कई वर्षों से लंबित है और सरकार ने ऐलान किया था कि अब सही वक्त है कि जो लंबित जनगणना की कार्रवाई है उसको पूरा किया जाए। लेकिन अब सरकार के इस फैसले के साथ ही एक बात और तय हो गई है कि जो भी जनगणना होगा उसमें कास्ट से जुड़े हुए डिटेल्स भी इकट्ठा किए जाएंगे, उसकी भी आकलन किया जाएगा और उसके आधार पर पूरे देश में किस बिरादरी के कितने परसेंट लोग हैं उसका एक डेटा सार्वजनिक किया जाएगा। जातीय जनगणना ब्रिटिश टाइम के समय हुई थी 1931 में और उसके आधार पर ये दावा किया गया था कि उस समय देश में लगभग 4147 जातियां थी। उस समय के जो जातीय जनगणना के कमिश्नर थे G.H. हटन, उन्होंने उस समय भी जातीय जनगणना जब कराई जा रही थी तो कुछ लोग उसका विरोध कर रहे थे और उनका दावा था कि इस जातीय जनगणना की वजह से सामाजिक जो ताना बाना है, जो ढांचा है, उसमें कटुता पैदा होगी, वैमनस्य पैदा होगा और इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन उस समय के जनगणना के जो कमिश्नर थे, ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने उन आरोपों को खारिज कर दिया था और जातीय जनगणना कराकर वह डेटा सार्वजनिक किया। 19 के डेटा के मुताबिक बताया जाता है कि उस समय 52% अदर बैकवर्ड क्लासेज के बारे में पता चला था, जानकारी मिली थी। लेकिन तब से लेके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी चिंतक रहे, पिछड़ों के राजनीति के पुरोधा थे, जिन्होंने पिछड़े वर्ग में उनके अधिकारों के प्रति एक चेतना पैदा की, उनका लगातार मानना रहा कि ये जो आंकड़ा है 52% का वो कम है और उन्होंने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि सत्ता में जनसंख्या के आधार पर, आबादी के हिसाब आधार से हिस्सेदारी तय होनी चाहिए और जिस जाति, जिस बिरादरी के जितने परसेंट हैं, आरक्षण की जो सुविधा दी जाए उसमें उस तरह की व्यवस्था मुहैया कराई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत और अलग अलग केंद्र में, अलग अलग दौर में, अलग अलग दलों की सरकारों ने 50% से ऊपर आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में अपनी मंशा कभी नहीं दिखाई और यही कारण रहा कि आज भी हमारे देश में 50% की आरक्षण का कैप। एक और मजेदार जानकारी यहाँ साझा करना जरूरी है। एक सेंसस हमारे वहाँ 2011 में भी हुआ था और 2011 के सेंसस में भी कास्ट सर्वे कराए गए थे। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस उसका नाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद 2014 में बीजेपी की सरकार बनी दिल्ली में और उस समय के जो बीजेपी के सबसे प्रमुख और कद्दावर नेता थे अरुण जेटली जी, उन्होंने उस डेटा को सार्वजनिक करने से मना कर दिया। अरुण जेटली जी का तर्क था कि कास्ट सेंसस का डेटा कंप्लीट नहीं है, अलग अलग राज्य में उसका नए तरीके से विश्लेषण हो रहा है और जब एनालिसिस का काम पूरा हो जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी चेक हो जाएगी, तब उसको सार्वजनिक किया जाएगा।
और यह कह के अरुण जेटली ने जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया गया था 2011 में, उस डेटा को होल्ड पर डाल दिया था, सरकार ने होल्ड कर लिया। जब राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बनाया तो राहुल गांधी के मुद्दा बनाने के बाद बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक 3 राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्य में कास्ट सेंसस कराने का फैसला किया। 2023 में बिहार की सरकार, जिसमें तेजस्वी यादव और आरजेडी और जेडीयू की साझा सरकार थी, उन्होंने एक कास्ट सेंसस कराया और कास्ट सेंसस के मुताबिक ओबीसी और ईबीसी माने अदर बैकवर्ड क्लासेज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज को मिला के जो बिहार की सरकार ने डेटा जारी किया, उसके मुताबिक करीब 63% टोटल आबादी का जो बिहार की जनसंख्या है उसका 63% ओबीसी और ईबीसी कैटेगरी के लोग बताए गए कि उनकी आबादी है। उसके बाद तेलंगाना की सरकार ने 2023 में एक कास्ट सर्वे जारी कराया और उसके मुताबिक ओबीसी का डेटा 56% निकल के आया तेलंगाना में कुल आबादी का। कर्नाटक की सरकार सिद्धारमैया, जो इस समय वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2015 में भी एक कास्ट सर्वे कराया था, लेकिन तब उस डेटा को सार्वजनिक नहीं किया। जब ये मुद्दा बना पूरे देश में और खुद उनके दल के नेता राहुल गांधी ने कास्ट सेंसस को लेके संसद के अंदर और संसद के बाहर आंदोलन खड़ा किया, तब सिद्धारमैया और कर्नाटक की सरकार ने अभी कुछ दिन पहले उस 10 साल पुराने डेटा को सार्वजनिक किया। और सिद्धारमैया की सरकार के द्वारा जो सर्वे कराया गया है उसमें बताया जा रहा है कि कर्नाटक में कुल आबादी का 70% ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेज, कर्नाटक की कुल आबादी के 70%। अब सवाल उठता है कि एक तरफ केंद्र की सरकार ने फैसला किया है कि जो आम जनगणना होने जा रही है उसमें जाति जनगणना भी शामिल रहेगी और जाति जनगणना भी कराई जाएगी, और दूसरी तरफ इन राज्य सरकारों ने 3 राज्य सरकारों ने अपने लेवल पर सर्वे करा के, उदाहरण के तौर पर ओबीसी का 3 तरह का डेटा सार्वजनिक किया। कांग्रेस पार्टी का ये दावा रहा है, राहुल गांधी का ये दावा रहा है कि जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा और आंकड़े सार्वजनिक नहीं होंगे तब तक दलित, ओबीसी, अति पिछड़े और जो अति कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए समुचित नीतियां नहीं बन सकती। उनके वेलफेयर के लिए अगर सचमुच कोई प्रभावी निर्णय लेना है तो उसके लिए कास्ट सेंसस कराकर उसका डेटा सार्वजनिक करना जरूरी है। तो क्या ये जो 3 कंट्रारी डेटा आए हैं अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा कराए गए सर्वे का, और जब एक नेशनल सर्वे होगा तो उसका जो भी डेटा आएगा तो एक अलग तरीके का विवाद नहीं खड़ा होगा कि अगर नेशनल सर्वे के मुताबिक, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि बिहार में जो दावा किया गया था कि ओबीसी की और ईबीसी की कुल तादाद 63%, तेलंगाना में ओबीसी की कुल तादाद 56% और कर्नाटक में ओबीसी की कुल तादाद 70%। इस स्थिति में अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक अलग आंकड़ा निकल के आता है ओबीसी का, तब एक अलग चुनौती, एक अलग विवाद नहीं खड़ा होगा समाज के अंदर, देश के अंदर, कि कौन से आंकड़े को सही माना जाए और किस आंकड़े को गलत माना जाए। क्या यह विवाद नहीं खड़ा होगा कि राज्य की सरकारों के आंकड़े सही हैं और केंद्र के द्वारा जो डेटा जारी किया गया है, जो सर्वे कराया गया है, वो शायद उतना सही नहीं है, या केंद्र सरकार के द्वारा जो सर्वे के बाद डेटा जारी होगा वो ज्यादा प्रमाणिक होगा और राज्य सरकार की तरफ से जो सर्वे कराए गए हैं वे डेटा उतने प्रमाणिक नहीं है। क्योंकि जिस दिन सार्वजनिक तौर पर सरकार के फैसले की जानकारी केंद्रीय आईटी, सूचना एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से साझा की, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही राज्य और केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्रों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि संविधान में की व्यवस्था के तहत जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास। उन्होंने इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश की कि इसके पहले जो भी सेंसस कराए गए हैं अलग अलग राज्य सरकारों की तरफ से, उन सेंसस को संवैधानिक व्यवस्था के तहत उन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं समझा जाना चाहिए। इस बात को उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ओपनिंग पैराग्राफ में ही इस बात का जिक्र किया कि सेंसस कराने का अधिकार केंद्र सरकार के
निहित है। केंद्र सरकार को संविधान ने ये अधिकार दिया है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या देश की राजनीति एक बार फिर कास्ट सेंसस के जरिए जाति पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द केंद्रित होकर रह जाएगी? क्या एक बार फिर समझा जाए कि मंडल 2 की वापसी हो रही है हमारे देश की राजनीति में? पिछले लगभग एक दशक से जिस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने देश में एक ध्रुवीकरण की राजनीति की है और तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई है, क्या उसको कमजोर करने का यही एक तरीका है कि कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया जाए? क्या ठीक हम उसी दौर में पहुंच रहे हैं जिस दौर में कि जब वीपी सिंह की सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लिया था, तो उस समय वीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर शिकस्त देने के लिए मंडल कमीशन की लंबित पड़ी रिकमेंडेशंस को आनन फानन में लागू कर दिया था और जिसका नतीजा हुआ कि पूरा समाज वर्षों जाति हिंसा के चपेट में रहा। जो सामाजिक ताना बाना था, जो सोशल फैब्रिक था, वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और उसका खामियाजा देश को आने वाले कई वर्षों तक भुगतना पड़ा। तो क्या एक बार फिर राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस के चलते, अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत देश के अंदर मंडल 2 जैसा वातावरण बनाना चाहते हैं, जैसा कि मंडल 1 में बना था उसी तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं? या सचमुच उनकी इच्छा समाज और देश के अति पिछड़े, अति कमजोर, अति जो भी लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाना है, नीतियां बनाना है? अगर ऐसा था तो कर्नाटक की सरकार 2015 में जाति सर्वे करा चुकी थी, तो उसके बाद से लेके अब तक कर्नाटक में इस वर्ग के कल्याण के लिए कौन सी ऐसी पायलट स्कीम लागू की गई जिससे माना जाए कि कांग्रेस पार्टी सचमुच ओबीसी, दलित, बैकवर्ड्स और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए ज्यादा चिंतित? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर कि विचार करना जरूरी है और ऐसा लग रहा है जिस तरह की तैयारी चल रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तैयारी हो या इंडिया अलायंस के जो सहयोगी दल हैं और कांग्रेस की तैयारी हो, उससे देख के तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार सहित इन पूरे आने वाले राज्यों के चुनाव में कास्ट सेंसस का मुद्दा एक बार फिर बहुत मजबूती से उठेगा और कास्ट सेंसस कराने के फैसले को लेकर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष अपने अपने पक्ष में क्रेडिट लेने की कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार।